हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू स्मार्ट टिप्स। दोस्तों, जब एक छोटी सी नन्ही सी जान हमारे इन हाथों में आती है तब एक अलग ही खुशी, एक अलग ही अटैचमेंट और बहुत सारे इमोशंस अपने साथ लाती है। बट साथ ही साथ पेरेंट्स की टेंशन, उनकी वरीज भी बढ़ जाती हैं। इवन जब एक न्यू मॉम होती है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी जब उसकी बॉडी में इतना ब्लड लॉस हुआ होता है, इतनी वीकनेस होती है, उसके बाद भी उसे अपना ध्यान नहीं रहता है। वो उसका पूरा कंसंट्रेशन उस छोटी सी नन्ही सी जान पर रहता है। उसको लगता है कि स्पेशली जब वो न्यू मदर होती है, जब फर्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस होता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स चल रही होती हैं कि मुझे कब फीड करना है, बच्चे को कितना फीड करना है, और कहीं वो भूखा तो नहीं है, वो क्यों रो रहा है, या मुझे कौन कौन से प्रिकॉशंस उसके साथ लेने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और बहुत सारी टेंशन्स रहती है। तो आज हम इस वीडियो में क्या मेजर फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे उनकी केयर करनी चाहिए। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसके बाद आपका और आपके बच्चे का ये क्रूशियल टाइम बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। करेक्शन, पता ज़रूर चलेगा बट बहुत ही स्मूथली निकल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज अम्बिकल कॉर्ड स्टम्प, जिसे गर्भनाल भी कहते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में बच्चे का और एक माँ के बीच का कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू बच्चे को फूड और न्यूट्रिशंस मिल रहे होते हैं। तो आफ्टर डिलीवरी उस कॉर्ड को जब काटा जाता है तो उसका छोटा सा स्टम्प बच्चे की नाभि में स्टिल बचा रहता है, जो नेचुरली खुद ही सूख के धीरे धीरे सूख कर निकल जाता है। नॉर्मली 1 और 2 वीक में ये आराम से निकल जाता है। आप इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें ऑयल लगाइए जिससे जल्दी और इजीली निकल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑयल से या जस्ट इनवाइटिंग डस्ट की उस पर आके लग जाए और इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ हाइजीन मेंटेन करना। आप कोई एक क्लीन क्लॉथ लेके उसे थोड़ा सा गर्म पानी में या गुनगुने पानी में डिप कर दीजिए और उस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करते रहिए, सो दैट कि इन्फेक्शन होने की चांसेस बिल्कुल भी ना रहें। अगर आपको उस एरिया में पस दिखाई दे रहा है, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पक रहा है या जल्दी नहीं सूख रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देन यू कैन यूज़ डस्टिंग पाउडर्स लाइक कैंडिड भी है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दिन में 1-2 बारी उस पर स्प्रिंकल करिए, धीरे धीरे आराम से निकल जाएगा। बट फिर भी अगर 1 से 2 दिन में कोई इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है तो यू जस्ट गो एंड कंसल्ट टू योर डॉक्टर, बिकॉज उसके बाद उसमें इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ योर फीडिंग। जो 3 महीने से छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोते हैं। कई बारी वो 3 से 4 घंटे, 5-6 घंटे कंटिन्यूसली सोते ही रह जाते हैं विदाउट डिमांडिंग फीड। सो इट्स योर ड्यूटी कि आप उन्हें 3 से 2-3 घंटे में जगाते रहिए, उन्हें फीड देते रहिए। वो कई बारी वो फीड लेते लेते भी सो जाते हैं, वो पूरी तरह से फीड भी नहीं लेते हैं। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल और आरव को मैं फीड दे रही थी फर्स्ट टाइम, तो वो फीड लेते लेते बार बार सो जा रहा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे जगाऊं, बिकॉज वो इतना छोटा था, इतना डेलिकेट था कि मैं उसे शेक भी नहीं कर पा रही थी। देन माई डॉक्टर गाइडेड मी कि आप उसके कान के पीछे से टिकल कीजिए, यानी गुदगुदी कीजिए, या फिर फीट के नीचे, फीट पे टिकल कीजिए, तो इससे बच्चा उठ के फीड ले लेगा। तो जैसे ही मैं ऐसा करती थी तो आरव लिटरली वो अपनी आईज ओपन नहीं करता था, बट जब कर वो फीड लेना स्टार्ट कर देता था, तो मुझे बार बार ऐसे करते रहना पड़ता था, तो वो फीड ले लेता था धीरे धीरे। एक बार जब बच्चा अच्छे से फीड ले ले तो 2 से 3 घंटे तक आपको उसे जगाने की या उसे डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आराम से आप उसे सोने दीजिए। नाउ थर्ड इज़ योर बर्पिंग। बच्चों को हर फीड के बाद बर्प दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिकॉज होता क्या है कि जब वो मिल्क कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारा एयर इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में गैस बन जाती है। तो डकार दिलाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज होता क्या है कि बच्चे रोते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं उस गैस की वजह से, एक्स्ट्रा गैस की वजह से। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बच्चे को ऐसे आर्म्स में लीजिए और ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे अपना हाथ ऐसे टैप करिए। तो उससे होगा क्या कि बच्चे जितना एक्स्ट्रा एयर लेके रखते हैं वो डकार के थ्रू बाहर आ जाएगा।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हर बार बर्प ले और आप सोचें कि आप बार बार टैप ही करते रह जाए कि यार अभी तक तो बच्चे ने बर्प लिया ही नहीं, दैट मीन्स कि वो अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुआ है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि उस बार उस फीड में उसने इतनी ज़्यादा एयर इनटेक नहीं की हो, तो आप उससे कुछ नहीं, आराम से एक दो बारी ट्राई कीजिए। अगर नहीं ले लेता है वेल एंड गुड, नहीं लेता है आप उसे सिंपली सुला दीजिए, वो कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट इज़ योर डाइपरिंग। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स डाइपर्स पे ही डिपेंड कर रहे हैं, बिकॉज वो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू क्लॉथ नैपीज़। सो वेदर इट इज़ क्लॉथ नैपी, वेदर इट इज़ डाइपर, आपको बच्चे के उस एरिया का, जेनिटल एरिया का हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों की स्किन उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव होती है और रैशेज़ होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो अब डाइपर यूज़ के लिए हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, किस टाइप के डाइपर्स आपको यूज़ करने चाहिए और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए टू अवॉइड रैशेज़, अगर रैशेज़ हो जाते हैं तब क्या करना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप डेफिनेटली देखिए अगर आप अपने बच्चे को रेगुलरली डाइपर्स में रख रहे हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, नॉर्मली 0 to 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पी करते हैं, जिसकी वजह से हमें 3 से 4 घंटे में ही उनके डाइपर्स चेंज करने पड़ते हैं। कई बार वो इतना ज़्यादा पी करते हैं कि 2-3 घंटे में भी हमें डाइपर्स चेंज करते रहने पड़ते हैं। तो जो इनिशियल 40 डेज़ होते हैं उसमें बच्चे पी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉटी भी करते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम बच्चों का डाइपर चेक करते रहना चाहिए जस्ट टू अवॉइड रैशेज़, बिकॉज अगर वो ज़्यादा देर पॉटी में भी पड़े रहते हैं तो भी रैशेज़ के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो एंड वन मोर थिंग, जो इनिशियल 1 वीक 2 वीक होता है, जब तक बच्चे का कॉर्ड नहीं निकला होता है तब आपको स्पेशली ध्यान देना है कि जो डाइपर्स आप पहनाइए वो थोड़ा सा नेवल पॉइंट से नीचे पहनाइए, सो दैट वो जो कॉर्ड का जो स्टंप है वो डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर बॉडी मसाज। छोटे बच्चों को बॉडी मसाज देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती हैं, तो मसाज के थ्रू उनकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो जैसे ही 1 और 2 वीक के बाद आप बच्चे को मसाज देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर उनका कॉर्ड निकल गया होता है देन वेरी गुड, आप आराम से दे दीजिए। अगर नहीं निकला होता है तो आप उस एरिया को बिल्कुल भी टच मत करिए और बहुत ही हल्के हाथ से उन्हें मसाज दीजिए। समर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर विंटर्स हैं तो सबसे पहले आप अपने रूम को अच्छे से कोजी कर लीजिए, उसके बाद ही बच्चे के कपड़े उतार कर उन्हें मसाज दीजिए, बिकॉज उससे उन्हें ठंड लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं। अगर आप रूम कोजी नहीं कर सकते हैं तो जिस दिन सनलाइट निकल रही है अच्छी से और कहीं हवा नहीं चल रही है, आप उस कॉर्नर पे, उस एरिया में बैठिए, तब फिर बच्चे को मसाज दीजिए। नाउ कमिंग टू द ऑयल, कि आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए मसाज के लिए। तो आरव के लिए समर्स में मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी एंड विंटर्स में ऑलिव ऑयल या फिर ज़्यादातर मैं मस्टर्ड ऑयल सोल्यूशन यूज़ करती थी, जिससे सर्दी लगने की चांसेस बहुत ही कम हो जाती हैं। तो इस सॉल्यूशन को मैं प्रैक्टिकली भी एक वीडियो में आपको दिखा दूंगी। इसमें करना क्या होता है कि आपको थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी अजवाइन लेके उसे अच्छे से ऑयल में पका देना होता है, और जैसे ही वो हल्का सा ठंडा हो जाए फिर उसे आप स्टर करके एक बॉटल में रख लीजिए, और जब भी आपको अप्लाई करना हो हल्का सा ल्यूकवार्म कीजिए और उसके बाद आराम से अप्लाई कर दीजिए उसको, उसी से मसाज दे दीजिए बच्चे को। तो इससे उन्हें विंटर्स में बहुत आराम मिलता है। आरव के साथ मैं यही करती थी, तो उससे नॉर्मली सर्दी की चांसेस और कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आई है, आराम से निकल गया उसका टाइम। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज़ अ बिग मिथ दैट बच्चों के कान में और नोज़ में ऑयल डालना चाहिए, जो बिल्कुल भी गलत है। ऐसा करने से बच्चों को ज़्यादा सुनाई या फिर ज़्यादा स्मेल नहीं आने लगती, उन्हें ऐसी कोई सुपर पावर नहीं मिल जाती है। नेचुरली उन्हें जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आप ऑयल पुट करने की वजह से जो डस्ट होता है वो उसमें जाके स्टिक हो जाता है और बच्चों के कान और नाक में इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ टंग क्लीनिंग। जैसे हम अपना टंग डेली क्लीन करते हैं, वैसे ही बच्चों की भी टंग क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चे एज सच मिल्क कंज्यूम कर रहे होते हैं। कई बार मिल्क
सो जाते हैं और मिल्क उनके मुंह में थोड़ा सा बचा रह जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो टंग है उसमें एक वाइट लेयर फॉर्म होने लगती है। तो धीरे धीरे वो वाइट लेयर काफ़ी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनकी टंग में इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए टंग डेली क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस हम तो टंग क्लीनर से आराम से टंग क्लीन कर लेते हैं, बट बच्चों के टंग क्लीन करने का तरीका डिफरेंट होता है थोड़ा सा, बिकॉज उनकी जो टंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। तो आप क्या करिए कि एक कॉटन वॉश्ड क्लॉथ ले लीजिए और उसको उसके एक कॉर्नर पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगाइए और अपने एक फिंगर से उस क्लॉथ के थ्रू उनकी जो टंग होती है उसमें धीरे धीरे से उसे क्लीन करने की कोशिश कीजिए। तो उस ऑयल में वो जो वाइट लेयर होगी वो चिपक जाएगी और चिपक के ईजिली बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे आप बच्चों की टंग क्लीन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेल ट्रिमिंग। जो बच्चों के नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं और इतने शार्प होते हैं कि वो खुद को भी हर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से, और नॉर्मली बच्चे मुंह में भी हाथ डालते रहते हैं। तो जब नेल्स बड़े हो जाते हैं तो उसमें डर्ट आ जाती है और जब वो मुंह में डालते हैं तो वो सारी डर्ट उनके अंदर चली जाती है और जिसकी वजह से उनको स्टमक इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उनके नेल्स आप हमेशा वीक में एक SOP बना लीजिए कि वीक में 2 दिन आपको चेक करना है और अगर बढ़ गए हैं तो उन्हें कट कर देना है, सो दैट ना उन्हें इन्फेक्शन हो ना वो खुद को हर्ट कर पाए। नेक्स्ट इज योर बेदिंग। बच्चों को मसाज देने के बाद 5 मिनट रुकिए और उसके बाद उन्हें नहला दीजिए। बिकॉज होता क्या है कि मसाज के बाद बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही आप पानी डालते हैं तो उन्हें सर्दी लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। आप बच्चे को ठंडे पानी से बिल्कुल भी मत नहलाइए। विंटर्स हैं तब तो ऑब्वियसली आपको गर्म करना है, बट अगर समर्स हैं तो आपको जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे करके तभी उन्हें बाथ देना है। बिकॉज उन्हें भी ठंड, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं ना, तो उन्हें ठंड लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आप रूम टेम्परेचर पे कर दीजिए, उसके बाद बाथ दीजिए। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्पेसिफिक बॉडी वॉशेस आते हैं, आप उन्हीं से ही उन्हें नहलाइए। बिकॉज वो बहुत माइल्ड होते हैं, उसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं होते हैं। हमारे जो सोप्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, उसकी वजह से बच्चों के स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। मैं आरव के लिए हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी और विंटर्स और समर्स दोनों के ही लिए अभी तक वो अच्छा रहा है, बिकॉज उससे उसकी स्किन ना ऑयली हुई है ना ड्राई हुई है। तो आप भी उसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्लीपिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चे 5 से 6 घंटे लगातार सोते ही रहते हैं विदाउट डिमांडिंग फीड। तो होता क्या है कि कई बार बच्चे सोते सोते चौंक भी जाते हैं जैसे ही आप उनके पास से हटते हैं। तो अब जैसे बच्चे सोते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपना कुछ काम कर लें या फिर हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें या कहीं पे कुछ भी करना है तो हम उस टाइम पे ही कर पाते हैं जब वो सो रहे होते हैं। बिकॉज जब वो जग रहे होते हैं सच हम उनके साथ एंगेज रहते हैं। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, आप छोटे बच्चों को स्वेडल कर सकते हैं। एक कपड़ा ले लीजिए या फिर टाल ले लीजिए, उससे अच्छे से लपेट दीजिए। तो उससे होगा क्या कि बच्चे थोड़ा सा ऐसे बंधे रहेंगे और कोजी फील करेंगे, तो उन्हें लगेगा कि अभी भी वो मदर के पास ही हैं, मदर उनके पास है और वो आराम से सेफली सोते रहेंगे। बट कई बार क्या होता है कि बच्चे फीड लेते लेते सो गए हैं या फिर आपके गोद में है तभी सो गए हैं। अब उसके बाद आप फिर से स्वेडल करते हो बच्चे को, तो हो सकता है कि बच्चे जग जाते हैं। आरव के केस में तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी, बिकॉज वो इतना लाइट स्लीपर है कि थोड़ा सा भी उसे डिस्टर्ब कर दो तो वो तुरंत जग जाता था। तो मैं क्या करती थी कि एक सिंपल सी ट्रिक थी जो मेरी पर्सनल ट्रिक थी। तो मैं उसके चेस्ट पे एक कपड़ा फोल्ड करके या फिर टाल फोल्ड करके थोड़ा सा हेवी कपड़ा उसके चेस्ट पे रख देती थी, सो दैट उसे लगे कि मैं वहाँ पे हूँ और मैंने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो वो आराम से सोता रहे। और एक्चुअली ऐसा होता था, वो मैं अपना सारा काम करती रहती थी, वो एक टाल उसके चेस्ट पे रख देती थी और वो भी आराम से सोता रहता था, मैं भी अपना काम करते रहती थी। तो आप भी चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स स्पेसिफायर भी यूज़ करते हैं जो बच्चों को सूद करता है और बच्चे आराम से सोते रहते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। पर्सनली मैंने आरव के लिए नहीं यूज़ किया था, बिकॉज मुझे लगा कि एक बार अगर उसे पेसिफायर की हैबिट पड़ गई तो मे बी उसकी हैबिट छुड़ाना बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे यूज़ नहीं किया था। नेक्स्ट इज़ योर कॉलिक प्रॉब्लम। 100 में से 95% बच्चों को कॉलिक इश्यूज ज़रूर होते हैं, यानी बच्चों के पेट में गैस फॉर्म होने लगती है।
ऐसा इसलिए होता है बिकॉज फर्स्ट थिंग तो वो मिल्क ही कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से गैस बनती है। सेकेंडली वो जब फीड लेते हैं, चाहे वो बॉटल फीड ले रहे हों, चाहे वो मदर मिल्क ले रहे हों, बहुत सारा एयर इनटेक कर लेते हैं, और जब वो एयर जो गैस होता है वो अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता है, तब वो उनका स्टमक पेन होने लगता है, वो पिंच करने लगती है गैस, उसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। कई बार ये बच्चा रात रात भर रोता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, हमें समझ नहीं आता है। मे बी वो कॉलिक इश्यू हो जिसकी वजह से बच्चा रो रहा होता है, बिकॉज रात में वो बार बार फीड लेता है और उसकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है जिसकी वजह से गैस रिलीज़ नहीं हो पाती है। तो हो सकता है कि कॉलिक इश्यूज़ की वजह से वो रो रहा हो। तो नॉर्मली हम छोटे बच्चों को मेडिसिन देना प्रेफर नहीं करते हैं जब तक कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। इसके लिए हम एक होम रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। आप हींग ले लीजिए, उसे थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व कर लीजिए और उसके बाद बच्चे के नेवल एरिया में उसे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। मेक श्योर कि नेवल के अंदर यानी नाभि के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको नेवल एरिया के बाहर जो एरियाज़ होते हैं उसमें लगाना है। इससे डेफिनेटली बच्चों को आराम मिलेगा, या तो उसका पेट क्लियर हो जाएगा या तो फिर उसकी गैस अच्छे से रिलीज़ होने लगेगी। नाउ लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वैक्सीनेशन। छोटे बच्चों को टाइम टू टाइम वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत वीक होता है और जिसकी वजह से उन्हें डिजीज़ होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो उसी को अवॉइड करने के लिए उन्हें वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। जब आफ्टर डिलीवरी जैसे ही आप हॉस्पिटल से निकलते हैं तभी आपको एक वैक्सीन का चार्ट दिया जाता है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं कि बच्चे को कौन से एज में कब वैक्सीन लगनी है, कौन कौन सी वैक्सीन्स आपको लगवानी है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम से उसे ले लीजिए प्लीज़। तो उसमें मेंशन्ड रहता है कि कुछ वैक्सीन्स उसमें मैंडेटरी होती हैं और कुछ वैक्सीन्स ऑप्शनल होती हैं। वैसे तो हमें सारी वैक्सीन्स लगवानी चाहिए, बट अगर आप नहीं लगवा पा रहे हैं तो एटलीस्ट मैंडेटरी वाली ज़रूर लगवाइए। इसे लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, बिकॉज ये बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड रहता है। नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू सजेस्ट यू गाइज दैट हो सके तो गवर्नमेंट के थ्रू जो वैक्सीन्स लगती हैं आप उसे लगवाइए, बिकॉज उसका जो स्टोरेज होता है, उसे जो स्टोर किया जाता है वो ज़्यादा अच्छे से स्टोर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर्स। तो आप उससे प्रेफर कीजिए। तो ये थी कुछ गाइडलाइंस और टिप्स फॉर 0 to 3 months बेबीज़ केयर। अगर आप इसे फॉलोअप करते हैं तो आपका और आपके बच्चे का ये जो क्रूशियल टाइम है बहुत ही आराम से निकल जाएगा, बहुत स्मूथली निकल जाएगा। तो इसी के साथ आ गए हम अपने वीडियो के एंड में। सो एज़ यूजुअल बिफोर वाइंडिंग अप हम सारी चीज़ें जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं सो दैट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। For 0 to 3 months baby's care, what are the things that you have to take care of is umbilical cord stump, feeding, burping, diapering, massage, tongue cleaning, nail trimming, bathing, sleeping, colic issues and last is your vaccination। आज के लिए इतना ही। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। We'll meet again very soon. Thank you for watching.